नमस्कार दोस्तों, मैं आशिष त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। गाजियाबाद की खबरें भी होंगी, खबरों का पोस्टमार्टम भी होगा, लेकिन पहले कुछ राजनीतिक और अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युग करवट के एडिटर इन चीफ सलाम जी। सलाम जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशिष जी। भारत की राजनीति में आज एक नया मोड़ हमने देखा है कि नीतीश कुमार ने एक ऑफर दिया है कांग्रेस को कि हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़े, और ये दावा किया है कि अगर हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को हम 100 सीटों से नीचे रोक देंगे। कितनी सच्चाई इस दावे मानते हैं? मुंगेरी लाल के सपने। दरअसल भारतीय जनता पार्टी से जब से वो अलग हुए हैं नीतीश कुमार जी, तो कई इस तरह के उनके बयान आए हैं। उनकी पार्टी के अंदर इतनी बगावत सी हो रही है। कुशवाहा जी जो उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अभी वो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि उनकी नज़र जो है प्राइम मिनिस्टर के पद पर हैगा। तो मुझे लगता है कि ये बयान जो है अभी मुंगेरी लाल के सपने हैं कि हम 100 सीटें पे बीजेपी को ले आएंगे और ये सब कर लेंगे। अभी तक जो विपक्ष की स्थिति है आशीष जी, वो मुझे नहीं लगता है कहीं ना कहीं इस स्थिति में है कि बीजेपी को रोक पाएँ। ये अलग बात है कि बीजेपी का जिस तरह का पहले का माहौल चल रहा था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज़ ऐसे आए हैं जो बीजेपी को लेके भी कुछ सवाल खड़े हुए हैं, लेकिन सामने अभी इतना विपक्ष मजबूत नहीं है। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का ये आगे क्या हो जाए, अभी 1 साल का वक्त है। फिलहाल तो मुझे इस बयान में कोई दम नज़र नहीं आ रहा है। तो जिस तरह से नीतीश कुमार ने कांग्रेस को ऑफर किया है, तो नीतीश को ये लग रहा है कि कांग्रेस मजबूत हो गई है, या खुद को उनके साथ देके खुद को मजबूत मान रहे कि कांग्रेस का वोट बैंक वो ले लेंगे? नहीं, उनको अभी तो ये नहीं लग रहा। उनको ये लगा कि कांग्रेस को साथ में लेने के बाद जो कांग्रेस का वोट है वो उनके साथ ले लें, जिस तरह बिहार के चुनाव में हुआ था। जी। तो उनको ये लग रहा कि इनको साथ दे के हम कम से कम इनका वोट बैंक जो है वो ले सकते हैं। कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है, कितनी हुई है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। और विपक्ष देखिए, आप देखिए महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, एकनाथ शिंदे कितना मजबूत हो गए, उनको ओरिजिनल शिवसेना के प्रमुख हो गए। तो ये सब बीजेपी के सहयोगी संगठन रहे हैंगे और सहयोगी हैं आज भी। तो इस समय जो है ये बहुत जल्दबाजी में दिया गया बयान है। अच्छा, शिंदे का आपने जिक्र किया, तो जिस तरह से कोर्ट ने शिंदे को असली शिवसेना माना है, चुनाव चिन्ह भी दे दिया है, नाम भी दे दिया है, उद्धव के पास कुछ बचा नहीं है। वो कह रहे हैं कि गली गली जाकर घर घर बताएंगे हमारा चुनाव चिन्ह चुरा लिया गया है। चुरा तो नहीं गया है, कोर्ट के आदेश में मिला है। तो महाराष्ट्र की राजनीति पर इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस समय तो एकनाथ शिंदे जो है वो लगातार जीत रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार उनको पूरा सहयोग कर रही है। आयोग ने भी जिस तरह से उनको मान लिया है असली वाला शिवसेना, वो भी सरकार का एक हिस्सा हो सकता है। असली परीक्षा तो चुनाव में होगी, उसमें पता चलेगा कि असली शिवसेना क्या है, किसके पास है। बाल ठाकरे जी वाली शिवसेना है कि अब जो एकनाथ शिंदे वाली है, ये आपको चुनाव पता चलेगा। अभी तो कागजी कार्रवाई में तो जितना भी है आशीष जी, वो एकनाथ शिंदे जो है मतलब मजबूत हो रहे हैं, बहुत मजबूत तरीके से उभरे हैं। बट चुनाव में पता चलेगा कि असली शिवसेना कौन सी है। तो यूपी की थोड़ी बात कर लेता हूँ। रामचरितमानस पर बयान के बाद सब कुछ हुआ, इस पर 2 बार हम चर्चा कर भी चुके हैं। तो अब इस पर जो बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी की 2 प्रवक्ताओं ने विरोध किया, रोली तिवारी और ऋचा सिंह। अखिलेश ने दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया है। ये अब क्या चर्चा जो नई शुरू हुई है सोशल मीडिया पे, ये अखिलेश का स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति प्रेम है या हिंदुत्व के प्रति विरोध है? ना, ये स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति उनका प्रेम है। वो चाहते हैं कि उनके कांधे पे बंदूक रख के इसको आगे बढ़ाया जाए। और जैसे आपने बताया कि ऋचा को और उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, ठीक इससे भी खतरनाक बयान उनकी ही पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह ने दिया था। उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अंदर इस समय 2 फाड़ हो चुके हैं, एक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है और एक उनके विरोध में है वो। और आपको मैं एक बात बता दूं कि इस समय शायद माननीय अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि इस बयान से और स्वामी प्रसाद मौर्य के तमाम बयानों को लेकर शायद उनको कोई लाभ मिलेगा जी। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी आने वाले वक्त में इसको पूरी तरीके से चुनावी मुद्दा बनाएगी। जाहिर है रामचरितमानस को लेकर जिस तरह से एक माहौल बन रहा है, 1500 साल पहले क्या हुआ था, क्या उस समय माहौल रहा होगा, क्या अलग इशू। बट आज जिस तरह से आप उंगलियां उठा रहे हैं और कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का क्या है कि आज कल पता चला, कल कोई बात हो गई, कल फिर बीजेपी में चले जाएंगे, उनका कुछ नहीं है।
बट समाजवादी पार्टी को इन बयानों से नुकसान होगा। अच्छा, रोली ने जिस तरह से पार्टी से निष्कासित होते ही एक अपना रूप दिखाना शुरू किया है, उग्र हो गई हैं, बड़े बयान दे रही हैं, उन्होंने कहा कि सनातन की बात जहाँ भी होगी मैं करूँगी, पार्टी रहे न रहे, तो इससे भी वो अखिलेश को नुकसान देने जा रही है। हाँ, स्वाभाविक है। और देखिए, अब आपने ये भी देखा होगा कि वो प्रवक्ता हैंगी, उसके बाद लेकिन मीडिया पे जितनी उनको हाईलाइट किया जा रहा है, ये भी कहीं से चल रहा है कहानी, तो इसके पीछे एक बड़ी राजनीति है और जिस तरह उनको भी एक तरीके से इस्तेमाल किया जाने लगा है। अच्छा, दिल्ली में जो हुआ है, अखिलेश अपने केजरीवाल जी कह रहे हैं कि एलजी जो है वो वकील एलजी के और दिल्ली सरकार के एक ही तुषार मेहता कोर्ट में खड़े होंगे, तो केजरीवाल ने सवाल उठाया कि ये दो पक्ष और विपक्ष दोनों का एक ही वकील होगा तो केस कैसे चलाएगा। ये पहली बार देखा। एक्चुअल में उनका वो बड़े परेशान हो गए इसमें। केजरीवाल जी बेचारे कभी कभी अजीब तरह के बयान देते हैं, कभी वो बिल्डोज़र को तालिबान से जोड़ देते हैं। मैंने आज देखा उन्होंने कहा कि तालिबान क्या है, बिल्डोज़र करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए। ये मुद्दों से हट के राजनीति हो रही है, कोई बात ही नहीं हो रही है मुद्दों पे। अब आप देखिए ना, इतनी बड़ी घटनाएं देश में हो जाती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, उस पर कोई बात ही नहीं करता, बस सिर्फ इसी को लेकर आप कर रहे हैं। और केजरीवाल जी तो बात तो करते हैं, राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई उनकी, बट वो दिल्ली से आगे नहीं बढ़ रहे। तो इस तरह का बयान ये राज्यपाल आगे नहीं बढ़ रहे ना, देखिए ना, अभी बीच में केवल हर राज्यपाल से उनका पंगा है, किसी एक से नहीं, चाहे वो नजीब जंग रहे हों, चाहे वो बीच में दूसरे से अभी थे, उनसे पहले थे सक्सेना से हो रहे हों, या अब सक्सेना रही, उनका हमेशा, क्योंकि जाहिर है कि कहीं ना कहीं मूंछों की लड़ाई, अहम की लड़ाई फंस रही है इसमें। अच्छा, एक ये अमेरिका के जो अरबपति हैं जॉर्ज सोरोस ने पीएम मोदी को लेकर सवाल उठाए हैं, गंभीर मामला है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरफ से पीएम को पद की तो उन्होंने गरिमा बनाई, लेकिन मोदी को उन्होंने तब भी घेरा है। देखिए, ये बहुत गलत चीज़ है। इससे पहले हिंडनबर्ग ने उसने कर दिया, फिर ये अपना ये जो जॉर्ज सोरोस ने इस तरह की बातें करी हैं, इसको बिल्कुल जो मुंह तोड़ जवाब दिया है भारतीय जनता पार्टी ने भी दिया है। एक वो कारोबारी है, वहाँ का बिजनेसमैन है। अब हम बिजनेसमैन के बातों को लेके इतना और उसको इश्यूज़ बनाएंगे। मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस ने इस तरह से उसके बयान को कंडेम किया है, उसका विरोध किया है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आंतरिक मामलों में हम इस तरह का इससे बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहाँ तक बात, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पद को लेकर कहा कि बड़ा पद है, उस पर नहीं हो सकता। व्यक्तिगत तौर पर जिस तरह की बातें हैं वो भी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि हमने ये देखा है अभी कुछ समय से कि इस तरह की चीज़ें वहाँ से बाकायदा मीडिया में लाई जा रही हैं, जबरन लाई जा रही हैं। चुनाव 2024 से पहले इस तरह के बयान आना, ये एक बड़ी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। जो लोग भी इसके पीछे हैं वो गलत हैं, क्योंकि देश है तो सब कुछ है, और हम आपस में अपने देश में बातें कर सकते हैं, पर बाहर वाला हमसे कोई चीज़ें करेगा, यहाँ पे कोई सवाल उठाएगा तो उसको करारा जवाब मिलना चाहिए। गाजियाबाद की एक बात करता हूँ, महाशिवरात्रि बड़ा पर्व है हमारे यहाँ, और पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था के बाद इतना बड़ा आयोजन पहली बार गाजियाबाद में हुआ। जिस तरह से मंदिर की व्यवस्थाएं, भीड़ बेनता उमड़ी, इतनी भीड़ कई साल बाद हमने मंदिरों में देखी है। व्यवस्था से संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल जाहिर बात है कि पहली व्यवस्था हुई है यहाँ पे, इस तरह कमिश्नरेट में पहली तरह से हुआ है। और लॉकडाउन के बाद से भीड़ हमेशा कम सी हो रही थी, लेकिन इस बार अपार जनसमूह जो था वो खाली ये दुर्देश्वनाथ मंदिर में नहीं था, हर जगहों पे हमारे ज़िले में तमाम मंदिरों में हुआ, और बहुत अच्छी व्यवस्था रही। लोग कोई यहाँ पे जो है यातायात की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं समझता हूँ कि जो डीसीपी सिटी जोन है निपुण अग्रवाल, उनकी टीम है, कमिश्नर गाज़ियाबाद खुद अजय मिश्रा जी इसमें मौके पे गए थे 3 दिन पहले, उन्होंने तमाम व्यवस्थाएं देखी थी। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इंतज़ाम था, और बहुत सब कुछ जो है बड़ा प्यार से, बड़े उसमें सुरक्षित माहौल में चल रहा है, सकुशल माहौल में चल रहा है। ये बहुत बड़ा आयोजन था, इसमें कई दिन से लोग लगा करते थे, तमाम ब्रीफिंग हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे पास कमिश्नरेट बनने में फोर्स भी आ गई है। फिर ये कि एक हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होने लगा कि हमारे काम, पहले प्रशासन, डीएम और सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम सिटी और तमाम लोग ये अपना करते थे। आज सारी व्यवस्था पुलिस के पास है, अब उसको किसी से मालूम करना नहीं है, धारा 44 लगाना है, व्यवस्था करना है, जो कुछ करना है। तो ये कमिश्नरेट का पहला कार्यक्रम बड़ा सफल आयोजन कह सकते हैं इसको आप। इसके लिए हम गाजियाबाद पुलिस को बधाई। हाँ, बिल्कुल बधाई की बात रहे वो। तो दोस्तों, ये आपने देखा, तमाम मुद्दों पर बात हुई। एक नई बात सलामत जी ने आज बताई कि अब समाजवादी पार्टी में अखिलेश की सपा अलग है और स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा अलग है। उसके परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेंगे। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सरमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, शुक्रिया। नमस्कार। खबरों के पोस्टमार्टम में मैं आपको बताऊंगा बिहार के
एक अजब प्रेम की गजब कहानी। इसके अलावा नीतीश का अमित शाह से क्या है फ़ोन कनेक्शन, और अडानी पर एक और आफत। पहले बात करता हूँ अजब प्रेम की गजब कहानी की। घटना बिहार के समस्तीपुर की है। यहाँ रोसड़ा थाना क्षेत्र के धारा गांव में एक भाभी को अपनी 18 साल की छोटी ननद से प्यार हो गया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। हैरत की बात यह थी कि महिला का पति और उसके 2 बच्चे भी साथ रह रहे थे। 2013 में शुक्ला देवी नाम की लड़की का विवाह प्रमोद से हुआ था। शादी के बाद प्रमोद और शुक्ला की ज़िंदगी काफ़ी अच्छी चल रही थी और दोनों के 2 बच्चे भी हुए। इसी दौरान शुक्ला देवी को अपनी 18 साल की ननद से प्रेम हो गया। 5 महीने पहले शुक्ला देवी ने अपनी 18 साल की ननद सोनी से शादी रचा ली और दोनों साथ रहने लगे। ननद भाभी के इस प्रेम और विवाह की सूचना प्रमोद को लगी। प्रमोद ने अपनी पत्नी के आगे कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा और उन्हीं के साथ रहने लगा। यूँ कह लीजिए कि शुक्ला और सोनी की नई जुगलबंदी से प्रमोद को कोई एतराज़ नहीं था। प्रमोद का कहना है कि शुक्ला को जो अच्छा लगे वो करे, उसके फैसले के साथ हम साथ खड़े हैं। घटना में मोड़ तब आया जब कल प्रमोद की बड़ी बहन, शुक्ला की बड़ी ननद और सोनी की बड़ी बहन की इस मामले में एंट्री हुई। वो अपने साथ 10-15 लोगों को लेकर आई थी और सोनी को उठा कर ले गई। इसके बाद शुक्ला देवी थाने पहुंची और तहरीर दी कि मेरी बड़ी ननद ने मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि जानकारी में है, तहरीर मिली है थाने पर, मामले की कानूनी जानकारी ली जा रही है कि इस केस में क्या किया जा सकता है। लेकिन ननद भाभी की शादी, पति की रजामंदी और बड़ी ननद का विरोध, इस घटना को ट्विस्ट लेकर लोग चर्चा कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अमित शाह के बीच फ़ोन का एक कनेक्शन है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले करीब 18 साल से बिहार की राजनीति में खुद को अपर्याय बनाए हुए हैं, ये हम सभी जानते हैं। उनके आलोचकों का कहना है कि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी तो अब राष्ट्रीय जनता दल के साथ परिस्थिति के अनुसार गठजोड़ किया है। अब फिर से बिहार की राजनीति में कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुछ नया करने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या करने जा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब अभी तक केवल नीतीश कुमार ही जानते हैं। दरअसल एक तरफ नीतीश कुमार को अपनी पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा से बगावत का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार यह भी बता चुके हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इसी हफ्ते उनकी फ़ोन पर बात हुई थी। नीतीश कुमार इन दिनों अपनी राज्यव्यापी समाधान यात्रा पर हैं। इसी दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को फ़ोन किया था और बताया था कि फागू चौहान की जगह गोवा के राज्यपाल आरबी आर्लेकर को बिहार के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। यहीं से एक बार फिर बिहार की सियासी फिजा में चर्चा गूंज उठी कि नीतीश कहीं दोबारा से पलटी मारने के मूड में तो नहीं है। बिहार के राज्यपाल जो नए नियुक्त हुए हैं, आर्लेकर ने भी अपने एक बयान में कहा है कि मुझे वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसी भी प्रकार के टकराव का कोई कारण नहीं दिखता। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कई राज्यों में, बंगाल में, दिल्ली में ये स्थिति है कि राज्यपाल या उपराज्यपाल से मुख्यमंत्री की नहीं बन रही है। उपेंद्र कुशवाहा कल पटना में चिंतन शिविर करने वाले हैं, जिसमें जदयू के कई नेताओं को बुलावा भेजा गया है। कुशवाहा की कोशिश है कि इसे शोपीस इवेंट बनाकर अभियान चलाया जाए। राष्ट्रीय जनता दल और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ भी नीतीश के रिश्तों में कुछ खटास की बात सुनी जा रही है। एक तरफ राजद के कई नेता खुलकर नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव ने चुप रहने का विकल्प चुन रखा है। नीतीश कुमार ने संकेत दिए हैं कि तेजस्वी यादव अगले विधानसभा चुनाव में चेहरा होंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तरह बिहार को बर्बाद कर देंगे। कुल मिलाकर बात यह है, कहना यह है कि बिहार में अगर बहुत जल्द कुछ नया हो जाए तो चौंकने की ज़रूरत नहीं है। अमित शाह जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी और नीतीश कुमार की फ़ोन पर बात होने लगी है। इससे पहले भी
ये हो चुका है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी कुछ परेशानी में है। अब उनकी परेशानी और बढ़ गई है। अडानी ग्रुप को लेकर फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी को लेकर बड़ा दावा किया है। हिडनबर्ग ने भी फोर्ब्स की रिपोर्ट को ट्वीट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि अडानी ग्रुप के प्रमोटर के स्टेक को कर्ज के लिए गिरवी रखा गया है। विनोद अडानी द्वारा नियंत्रित एक प्राइवेट कंपनी की सिंगापुर की यूनिट ने एक रूसी बैंक से कर्ज के लिए अडानी के प्रमोटर के $240 मिलियन के स्टेक को गिरवी रख दिया था, ये फोर्ब्स ने कहा है। फोर्ब्स का दावा है कि विनोद अडानी द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित सिंगापुर की कंपनी ने साल 2020 में रूस के सरकारी वीटीबी बैंक के साथ एक लोन एग्रीमेंट किया था। इसे यूक्रेन युद्ध के कारण पिछले साल अमेरिका ने मंजूरी दे दी थी। अप्रैल 2021 तक इस कंपनी ने $263 मिलियन उधार लिए थे और एक अनाम संबंधित प्रॉपर्टी को $258 मिलियन उधार दे दिए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि उस साल के बाद इस कंपनी ने 2 निवेश फंडों एफ्रो एशिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और वर्ल्ड वाइड इमर्जिंग मार्केटिंग होल्डिंग लिमिटेड में कर्ज के लिए गारंटर के रूप में पेश किया था। एफ्रो एशिया ट्रेड और वर्ल्ड वाइड दोनों ही अडानी ग्रुप के बड़े शेयरधारक हैं। दोनों फंडों के पास अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स और अडानी पावर में $4 बिलियन का स्टॉक है, जो सभी फंड को प्रमोट संस्थाओं में स्वीकार करते हैं। तो यहाँ से अडानी की एक नई परेशानी शुरू हो गई है। अब आज की कुछ खास खबरें। मेरठ में एक बड़ी आपराधिक घटना हुई है। यहाँ बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग करके अपने 2 साथी छुड़ा लिए। दोनों को पुलिस ने कल ही लूट के एक मामले में गिरफ्तार किया था। पुलिस उनको जिला अस्पताल मेडिकल के लिए लेकर गई थी। उनके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, अपने दोनों साथियों को छुड़ा कर ले गए। आज देश भर में महाशिवरात्रि मनाई गई। गाजियाबाद के सभी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ रही। दुधेश्वर नाथ मंदिर में शनिवार तड़के से ही जलाभिषेक के लिए हजारों लोग पहुंच चुके थे। यहाँ सांसद वीके सिंह और जिलाधिकारी आर.के. सिंह समेत अनेक गणमान्य लोगों ने जलाभिषेक किया। फागुन माह की शिवरात्रि पर शहर के प्रसिद्ध दुधेश्वर नाथ समेत सभी मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। हर हर महादेव के जयघोष से मंदिर परिसर गूंज उठे। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी शिव भक्ति में उल्लासित घंटों तक लाइन में खड़े रहे। जलाभिषेक करने के लिए भक्त रात 10 बजे से ही लाइन में लगना शुरू हो गए थे। 12 बजे के बाद श्रृंगार आरती और भोग अर्पण करने के बाद कपाट खोल दिए गए। 12 बजे तक ही भक्तों की लाइन जिला अस्पताल के गेट तक पहुंच गई थी। भक्तों की भीड़ का आलम यह था कि उसे नियंत्रित करने के लिए एक साथ 3 लाइन लगानी पड़ी। सुबह होते ही मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। आलम यह रहा कि भक्तों की लाइन घंटाघर तक पहुंच गई। लगातार बढ़ती भीड़ को देखकर ठाकुर द्वारा रोड पर भी भक्तों की एक नई लाइन लगाई गई। श्रद्धालु घंटों तक लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। भक्ति का आलम यह था कि लोग लेट कर जलाभिषेक करने पहुंचे थे, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं शामिल थीं। महाशिवरात्रि के अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह अपनी पत्नी भारती सिंह, पुत्री मृणाली और योगजा के साथ मंदिर पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने विधिवत भगवान शिव का जलाभिषेक कर पूजा की। इसके अलावा जिलाधिकारी आर.के. सिंह, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री अशोक गोयल समेत कई लोगों ने जलाभिषेक किया। मंदिर में उमड़े श्रद्धालुओं के सैलाब को संभालने के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मंदिर परिसर में डीसीपी निपुण अग्रवाल, एसडीएम सदर विनय सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह, एसीएम शालवी अग्रवाल सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ अंदर और बाहर पुलिस बल तैनात रहा। बैरिकेड लगाकर लोगों की भीड़ को संभाला गया। दुधेश्वर मंदिर के अलावा राजनगर के सेक्टर 9 स्थित सनातन धर्म मंदिर, कविनगर स्थित स्वयंभू शिव मंदिर, डासना शिव शक्ति धाम, नासिर फाटक शिव मंदिर, नेहरू नगर के शिव मंदिर, डासना गेट के रामघाट मंदिर, संजय नगर क्षेत्र के शिव मंदिरों समेत तमाम मंदिरों में सुबह से ही भीड़ लग गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट।
गाजियाबाद के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या उसी के पति ने कर दी थी। शादी को 3 साल हुए थे और आपसी विवाद के बाद महिला अपनी मैके में रह रही थी। वहीं पर धारदार हथियार से उसकी हत्या की गई। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस को एक युवती वंशिका कश्यप उम्र 22 वर्ष की हत्या के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तात्कालिक रूप से कार्रवाई करते हुए मृतका की माता की तहरीर के आधार पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा इसमें नामित अभियुक्त नरेश को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। गाजियाबाद के NH9 स्थित गोल्फ लिंक में फ्लावर शो की शुरुआत की गई है। ये शो रविवार की शाम तक चलेगा। इसमें हजारों किस्म के फूल और दूसरे तमाम पौधे लोगों को देखने को मिल रहे हैं। खाने पीने के भी तमाम स्टॉल यहाँ मौजूद हैं। लैंड क्राफ्ट सोसाइटी में फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा 3 दिवसीय फ्लावर शो का शुभारंभ हो गया है। फेस्टिवल का शुभारंभ नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने किया। इसके बाद उन्होंने फूलों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। फूलों की मनोहरी छटा देखकर वो खुद को सेल्फी लेने से नहीं रोक पाए। उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर फूलों की इतनी प्रजातियां देखकर लोगों को भी पर्यावरण के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा। हरियाली और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने का ये एक अच्छा प्रयास है। घर छोटे हों या बड़े, उनमें पौधे कैसे लगाए जा सकते हैं, इसकी भी यहाँ जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम से लोगों को पेड़ पौधों की नई नई जानकारियाँ मिल रही हैं। यहाँ वंदना माधुरी डांस एकेडमी के कलाकारों ने गणेश वंदना प्रस्तुत की। डांस एकेडमी द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सोलो डांस, रॉक डांस ग्रुप द्वारा राजस्थानी डांस के अलावा योगा डांस की भी शानदार प्रस्तुति दी गई। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के गेम थे, जिनमें भूत बंगला, ड्रैगन, क्रॉस, कोलंबस, आइस कैंडी, इनका बच्चों ने खूब आनंद लिया। महिलाओं के लिए विशेष तौर पर मीना बाजार लगाया गया है। यहाँ लगे फूड फेस्टिवल में आगरा के गोलगप्पे, नागपाल के छोले भटूरे, फत्ते की कचौरी, चाइनीज़, नॉर्थ इंडियन व्यंजन के साथ ही पेस्ट्री और बेकरी के अनेक आइटम मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अलीगढ़ में एक अजीब ही घटना हुई। यहाँ कावड़ यात्रियों के बीच एक युवक बियर बांटने लगा। इसकी वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में कांवड़ियों को बियर के कैन बांटते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने क्रॉसी थाने में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही विवेचना भी शुरू कर दी है। पुलिस ने बियर के 14 कैन और एक बाइक बरामद की है। इसी आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको जानकारी दे दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कांवड़िए सड़क से गुजर रहे हैं और एक शख्स उन्हें बियर देने की कोशिश कर रहा है। युवक कांवड़ियों के पैर भी छूता है। बियर बांटने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और वीडियो बनाकर वायरल कर दी। उसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। 30 जनवरी को टीला मोड़ थाना क्षेत्र में एक शव मिला था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी। अब इस घटना का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में मोहसिन नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मोहसिन ने बताया कि 29 जनवरी की रात को उसका अपने दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था। झगड़ा नशे के इंजेक्शन को लेकर हुआ था। इसी बात पर उसने अंगोछे से गला घोंटकर अपने दोस्त की हत्या कर दी थी। थाना टीला मोड़ क्षेत्र में एक शव बरामद हुआ था, जिसकी की पहचान अकील पुत्र मेहरबान निवासी बसोंडा के रूप में की गई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन कर दिया गया था। सीसीटीवी फुटेजेस और सर्विलांस की मदद से पुलिस ने इसने एक अभियुक्त मोहसिन पुत्र सगीर निवासी बसोंडा को गिरफ्तार किया है। अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि 29 जनवरी को उसका मृतक के साथ नशे के इंजेक्शन को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें उसने मृतक की अंगोछे से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल अंगोछा और मृतक का पर्स उसके पास से बरामद कर लिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़ते रहिए युग करवट समाचार पत्र। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।